जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अबाउट द ग्राफ ऑफ मोशन। तो ये टॉपिक वैसे तो बड़ा क्यूट सा, प्यारा सा, सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसको हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको थ्रू आउट द फिजिक्स जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने को मिलते रहेंगे। चाहे हम 11th की बात करें या फिर 12th की। 11th तो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स है, तो वहाँ तो डेफिनेटली ये होने वाला है, लेकिन 12th में भी कई सारे क्वेश्चंस में इसको इंक्लूड किया जाता है। कई सारे क्वेश्चन में इसके कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता ही है। स्पेशली अगर मैं बात करूं मेडिकल स्टूडेंट्स की, तो उन्हें ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आज चमकने वाली हैं, जो कहीं ना कहीं आपको हमेशा परेशान कर रही होंगी, जो कि बहुत छोटी सी और बारीक चीज़ें होंगी, लेकिन आज इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम आपस में रिलेटेड होते हैं। उनके ग्राफ की अगर हम बात करें, वो किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। ग्राफ्स होते हैं जो वेलोसिटी के, टाइम के, डिस्प्लेसमेंट टाइम के, एक्सेलरेशन टाइम के, उनसे क्या क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ से हम देख सकते हैं जो हमें डायरेक्टली ग्राफ को देख करके पता चलेंगी। किस तरह से एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरह से सॉल्व करना होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और फॉलो करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन अमंग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करना चाहूंगा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी डिफाइन हमारा किस तरीके से होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पकड़ते हैं, मैथमेटिकली भी इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं साथ के साथ में। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये रेट जो है, सबसे पहले इसका सिंपल मीनिंग समझते हैं हम, बिल्कुल सिंपल तरीके से। रेट का मतलब क्या होता है, देखिए, जब भी हम कोई भी चीज़ मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हम दो चीज़ों की बात करते हैं, एक तो होता है उसका प्राइस और एक होता है रेट। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने नोटबुक खरीदनी है, तो नोटबुक का रेट पूछेंगे तो नोटबुक का रेट कितना हो गया, 20 रुपीज़ पर नोटबुक। आपने 4 नोटबुक वहां पर लिया तो कितना हो गया उसका टोटल प्राइस, दैट इज 80। ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया, रेट हो गया पर नोटबुक का प्राइस, और टोटल जो अमाउंट हो गया, टोटल जो प्राइस हो गया, दैट इज 80। जितना भी आपने नोटबुक खरीदा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेट जहां पर भी आपको दिख जाए फिजिक्स में, उसका मतलब क्या होता है कि किसी एक क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और यहां पर बात हो रही है रेट ऑफ चेंज की, यानी कि एक क्वांटिटी में चेंज दूसरे क्वांटिटी में चेंज के रेस्पेक्ट में। अच्छा, अब इसको दूसरा तरीके से, सिंपल तरीके से हम समझते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि टाइम में अगर एक सर्टेन अमाउंट का चेंज हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का कितना चेंज हुआ है। तो यानी कि एक क्वांटिटी के चेंज की वजह से दूसरे क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, या एक क्वांटिटी के चेंज के कॉरेस्पॉन्ड में दूसरे क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, इसी को क्या कह रहे हैं हम, रेट ऑफ चेंज कह रहे हैं। तो ये चीज यहां से समझने वाली है, यही मैथमेटिकली भी हम समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है ये। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हो, ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह आने वाला है, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी। और मैथ्स का ही ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, रेट ऑफ चेंज। तो किसी एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी का चेंज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, वेलोसिटी चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि डेल्टा एस ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ, अगर डेल्टा टी टाइम में चेंज हुआ। और यहां से अगर मैं कह देता हूं इफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी एस बाय डी टी, डी एस बाय डी टी। और यही क्या होता है, यही होता है डिफरेंशिएशन। इसी को मैथमेटिक्स में हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। तो ये चीज दिमाग में बिल्कुल आप क्लियर कर लें कि जहां भी रेट ऑफ चेंज दिख रहा है, मतलब किसकी बात हो रही है, वहां पर बात हो रही है डिफरेंशिएशन की। रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x मींस डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो है डिस्प्लेसमेंट का, ये हमें क्या दे रहा है, ये दे रहा है वेलोसिटी। और किसी का भी रेट ऑफ चेंज, किसी भी फंक्शन का, किसी भी क्वांटिटी का हम अगर रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं, तो वो रेट ऑफ चेंज हमें क्या देता है, वो देता है हमें स्लोप।
तो रेट ऑफ चेंज इज डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन इज स्लोप। यानी कि यहाँ s और t की बात है, यानी कि मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ s का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है s का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी st ग्राफ का मुझे स्लोप मिल रहा है। इसी तरह से अगर y और x के बीच में ग्राफ हो तो मैं y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करूं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो मुझे उस पॉइंट पर स्लोप मिल जाएगा। तो यही डिफरेंशिएशन है, यही स्लोप है और यही रेट ऑफ चेंज है। ये तीनों चीजें दिमाग में बिठा लें अच्छी तरीके से, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन के कंफ्यूजन तो यहीं दूर हो गए। कहीं भी बात हो रही है अगर रेट ऑफ चेंज की, तो मतलब डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, स्लोप है वही डिफरेंशिएशन है वही रेट ऑफ चेंज है, तो ये तीनों चीजें एक ही हैं। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो वेलोसिटी इज ds by dt, rate of change of displacement, velocity is slope of st graph, rate of change of displacement with respect to time, यानी कि डिफरेंशिएशन और यानी कि स्लोप, और किसका, s और t, st यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये चीज यहां से क्लियर हो जाती है कि हमें स्लोप चाहिए यहाँ पर किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो हमें क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, उनका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पर अपने को दिया रहा है। ठीक है, अब ए का जो है यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है और इसका सपोज यहाँ पर बी का 60 डिग्री एंगल बन रहा है। अब मुझे इनके वेलोसिटीज चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या आएगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और स्लोप स्ट्रेट लाइन का कैसे आता है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बन रहा है उसका tan थीटा, तो ये tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री कितना आ जाएगा यहाँ से 1/√3। और b की वेलोसिटी की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्लोप tan 60 यानी कि √3। तो ये हो गया, इनका रेशियो चाहिए तो वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वेलोसिटी निकल जाएगी। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपने ले लिया, आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन था इसलिए वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट था, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, ये हम जानते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, यानी मैथमेटिक्स को फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ आपको रिलेट करते हुए चलना है। बस अगर ये काम आप सीख गए तो IIT या नीट दोनों ही एग्जाम में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि मुद्दा ही यही है कि आप मैथमेटिक्स को किस तरह से रिलेट कर पा रहे हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ। क्योंकि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाते हैं, क्वेश्चन नहीं बन पा रहे होते हैं। क्यों नहीं बन पा रहे होते हैं, क्योंकि उसका एप्लीकेशन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, मैथमेटिक्स के थ्रू हो रहा है। साइंस का लैंग्वेज क्या है, मैथमेटिक्स है, क्योंकि उसी के थ्रू हम जो है चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमें यहाँ पर स्लोप मिल गया और ये हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से ये वेलोसिटी की मैंने बात कर ली। अभी देखें, वेलोसिटी जो था ये ds बाय dt था। ठीक है, अब इसको मैं ऐसा लिख लूँ यहाँ से, ds इज इक्वल टू वी डी टी, ds इज इक्वल टू वी डी टी। अब मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो इंटीग्रेशन किया तो मुझे ये मिल गया डिस्प्लेसमेंट और ये इंटीग्रेशन वी डी टी। अब इंटीग्रेशन का, जैसे डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज या स्लोप। ठीक है, उसी तरह से इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल मीनिंग जो है वो असल में क्या है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। यानी मैं यहां से कह सकता हूं कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या निकाल लूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व। ये चीज चमकना चाहिए बेटा बिल्कुल, कि हमें अगर यहां पर बात करनी है इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन हो रहा है किसका, वेलोसिटी का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप क्या बात कर रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व। यानी जो भी कर्व बन रहा है वेलोसिटी टाइम का, उसका एरिया अंडर द कर्व, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एरिया बना रहा है वो कर्व, वो पूरा का पूरा एरिया हमें चाहिए। और कहां से कहां तक, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं T1 से T2 तक, तो T1 से T2 तक का आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या, एरिया अंडर द कर्व करके यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये सपोज मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने ले लिया वेलोसिटी और ये यहाँ पर हो गया टाइम। ठीक है, ये टाइम वाला एक्सिस हो गया, ये t इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पर, ये हमारा t0 हो गया और लेट से ये t1 हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये वाला जो पूरा का पूरा, ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये वाला पूरा, ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, ये टाइम एक्सिस है, इसके साथ ये वाला जो शेडेड एरिया है, ये जो ट्राइंगुलर एरिया सब नजर आ रहा है आपको, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेट से ये एरिया कितना है, ये एरिया है A1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये जो दूसरा वाला एरिया है, ठीक है, ये जो दूसरा एरिया है यहाँ पर जो
हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे ये, ठीक है, ये ट्राइंगुलर एरिया, ठीक है, जो ग्रीन से मैंने शेड किया है, ये एरिया लेट से है A2, ये है A2, ठीक है। और अब मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अगर मैं यहां पर निकाल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, मैं निकालना चाह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का, 0 टू T0, तो क्या आएगा 0 टू T0 तक एरिया अंडर द कर्व क्या है, A1 है, ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं निकालना चाहूं डिस्प्लेसमेंट T0 टू T1, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आएगा, अब एरिया कितना है, A2 है इस ट्राइंगल का, लेकिन ये एरिया जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे है, तो जब भी यहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे एरिया होगा तो इसे नेगेटिव लेंगे, तो ये -A2। नेगेटिव क्यों लिया, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे है, टाइम एक्सिस के नीचे की तरफ है, यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया हमें नेगेटिव में लेना है अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो -A2। और अगर मैं बात करूं यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां से, फ्रॉम 0 टू T1, पूरा यहां से लगा करके यहां तक का, तो कितना आ जाएगा, A1 और -A2, ये नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, चमकता है यहां तक। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव लिया जाएगा, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब यहां पर मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूं, ये मेरा वेलोसिटी है यहाँ पे और ये टाइम है, ठीक है, ये 0 हो गया, ये T0 हो गया और ये T1 हो गया। अगेन वही, ये वाला जो एरिया है ये A1 बोल दिया मैंने, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे जो दूसरा एरिया है ये A2 बोल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की ना बात करके मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डिस्टेंस की। तो अगर मैं यहाँ कहूँ डिस्टेंस जो कवर्ड है फ्रॉम 0 टू T=0 टू T0, यानी यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो क्या A1 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर यहां पर मैं बात करूं डिस्टेंस T0 टू T1, यानी कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो कितना आ जाएगा, A2। ये नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कम भी नहीं होता, रिड्यूस भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता है, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है अपने को। तो ये सीधा का सीधा डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना कवर किया, A2। और अगर डिस्टेंस कवर्ड आपसे पूछा जाता है कहां से, T=0 से सीधा T1 तक, यानी कि स्टार्टिंग से यहां तक, तो क्या आएगा, A1 प्लस A2, क्योंकि डिस्टेंस ऐड होता है, इसने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस किया, A1 कवर किया, यहां से यहां तक कितना कवर किया, A2 कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर A1 प्लस A2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है आप डिस्टेंस जो है वो क्या कर दें, यहाँ पर नेगेटिव में ले लें क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे, नहीं, वो काम करना है डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस नहीं है। देखिए एक चीज और समझ लें यहाँ पर कि जब तक स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है वेलोसिटी का, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, अब ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी चल रहा है, यहां तक पहुंचा, ठीक है। यहां तक पहुंचने में इसने डिस्टेंस कवर किया S, और यहां से देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया इसका S। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब यहां से ये टर्न कर गया, इसी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से दिखा रहा हूं इसके पैरेलल में लाइन बना के, लेकिन इसी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है सपोज। अब यहां से जो है ये टर्न कर गया, अब यहां से टर्न कर गया तो देखें कि अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो इनिशियल पॉइंट है यही और फाइनल पॉइंट इसके नजदीक आता जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कितना उसने टोटल पाथ ट्रेवल किया। तो एस तो उसने किया ही है, और जैसे जैसे यहां पर आ जा रहा है एस में ये चीज जुड़ती जाएगी, और जब यहां पर पहुंच जाएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गया, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, एस इसमें ऐड होगा जाने का और एस इसमें ऐड होगा आने का। तो जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, यहां पर डायरेक्शन चेंज हुई थी तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर देखें वेलोसिटी पॉजिटिव है, बढ़ रही है, कम हो रही है, लेकिन पॉजिटिव है, यानी T0 तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो T0 तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। यहां भी A1 था और डिस्प्लेसमेंट भी A1 था, देख सकते हैं आप। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, यहां पर पॉजिटिव वेलोसिटी था और यहां नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव यानी कि सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर पॉजिटिव, और जैसे ही टर्न किया इधर की तरफ ये
नेगेटिव इसका वेलोसिटी हो गया, यानी डायरेक्शन बदल गया। जैसे ही डायरेक्शन बदल गया अब क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट तो कम होती जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव एरिया जो है ये ऐड होता चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि नेगेटिव ऐड होता जाएगा, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव में ले रहे हैं। लेकिन डिस्टेंस में क्या होगा, डिस्टेंस में वो नेगेटिव में नहीं ऐड होगा, वो पॉजिटिव में ही ऐड होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव होती नहीं है, डिस्टेंस कम होती नहीं है, जितना भी वो कवर कर रहा है चाहे किसी भी डायरेक्शन में कर रहा हो ऐड होते चले जाएगा। तो बस यही डिफरेंस है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। मैंने 2 पॉइंट कहे हैं यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट में आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेना, और एक चीज बहुत ध्यान से ध्यान रख लें आप, स्ट्रेट लाइन मोशन के जो स्ट्रेट लाइन मोशन इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये चीज बड़ी काम आएगी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब तक सेम होंगे, जब तक वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाता। जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में चेंज आएगा, अदरवाइज तब तक सेम ही बने रहेंगे। ओके, आई होप यहां तक सब चमकता है। अब आगे चलते हैं। तो यहां पर हमने बात कर ली किसकी, वेलोसिटी की बात कर ली, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा, ये देगा आपको डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस भी दे सकता है, ठीक है, अगर नेगेटिव वाला एरिया भी हम पॉजिटिव में लेकर के ऐड कर लें तो ये चीज आपको बहुत काम आने वाली है। अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज में पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब यहाँ किसके रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि यहाँ पर अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और यहाँ पर अगर ये डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक्सेलरेशन की बात करें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो डीवी बाई डी टी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि डीवी बाई डी टी क्या हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया किसका, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये क्या हमें देगा, ये देगा स्लोप, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वहां पर क्या था, डीएस बाई डी टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वहां पर स्लोप किसका था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक। तो ये आपको क्या देगा, यहाँ से हमें दे देगा ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम का स्लोप, तो ये भी ध्यान रखें आप। अब यहाँ से फिर एक और चीज, ये एक्सेलरेशन जो है ये dv बाई डी टी करके है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, dv इज इक्वल टू ए डी टी, और फिर दोनों तरफ क्या कर दूं, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन का मैंने आपको मतलब बताया, इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व। अब सपोज t1 किसी सर्टेन टाइम से किसी दूसरे टाइम तक मैं इंटीग्रेट करता हूँ, t1 पर वेलोसिटी था v1 और t2 पर वेलोसिटी था v2, तो इसको सॉल्व करने पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a डी टी, कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व, ये इंटीग्रेशन एडीटी का मतलब क्या हो गया, एरिया अंडर द कर्व। मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, क्योंकि एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, कहां से कहां तक का चेंज, जहां से जहां तक का आपने एरिया अंडर द कर्व निकाला, ठीक है। देखिए एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रहनी चाहिए। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक्सेलरेशन हो गया इधर और ये टाइम हो गया, ठीक है, और ये जीरो ले लिया, ये मैंने t1 बोल दिया और ये t2 बोल दिया, ठीक है, टाइम यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर अगेन वही, ये वाला जो एरिया है ऊपर वाला ये a1 मैंने बोल दिया और ये नीचे वाला एरिया मैंने a2 बोल दिया, ठीक। अब मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, एरिया अंडर द कर्व मुझे चाहिए, तो मुझे क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, और एरिया अंडर द कर्व जो है वही बताता है इंटीग्रेशन ए डी टी को, ठीक। अब यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ किसकी, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो t1 पर वेलोसिटी है v1 और यहाँ पर है वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पर v0, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया अंडर द कर्व जो है वो a1 है और वो मुझे क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह से यहाँ तक की बात करूं तो v2 माइनस v1, यहाँ का वेलोसिटी माइनस यहाँ का वेलोसिटी, ये क्या देगा, इसका एरिया अंडर द कर्व। और ये ध्यान रखें कि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये कैसे आ जाएगा, माइनस a2, ठीक है। और अगर मैं सीधा यहाँ से यहाँ तक की बात करूं तो मैं सीधा v2 माइनस v0 अगर करता हूं तो मुझे क्या चाहिए, a1 माइनस a2, पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया अंडर द कर्व लेना है। और चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे बिलो वाला एरिया है वो हमने को नेगेटिव में लेना है। ये चीज आप ध्यान रखें, जैसा डिस्प्लेसमेंट के केस में किया था। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठ खड़ा होता है
कि जिस तरह से हमने जब डिस्प्लेसमेंट निकाला था तो बिलो जो एरिया था बिलो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो नेगेटिव लिए थे, करेक्ट है। लेकिन अगर हमने डिस्टेंस निकाला था तो हमने पॉजिटिव लिया था, क्योंकि डिस्टेंस यहां पर स्केलर क्वांटिटी था इसलिए। अब यहां पर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ लिया हमने, वो एरिया जो लिया वो हमने नेगेटिव लिया, करेक्ट है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर मुझे स्पीड निकालना हो तो क्या मैं ये एरिया पॉजिटिव ले लूं? तो ये इसका जवाब क्या होगा? तो यहां पर बहुत ध्यान से सुने बेटा कि अगर आप स्पीड निकाल रहे हैं तो आपको ये एरिया पॉजिटिव नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? आप एक चीज करें कि आप कभी भी स्पीड निकालें ही ना, चाहे क्वेश्चन में पूछी भी हो। किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे स्पीड पूछा है तो आप उस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल लें, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या देता है? स्पीड देता है। जैसे मुझे निकालना है t इजिकल टू 2 पर, t2 पर वेलोसिटी स्पीड, तो मैं ये t2 पर क्या निकाल लिया? ये v2 निकाल लिया, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। कैसे? a1 माइनस a2 करके, ठीक है, ये सब करके सॉल्व कर लिया, वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी सपोज आता है -10, तो कोई पूछे स्पीड कितना है तो क्या हो जाएगा? 10। अगर 10 आता है वेलोसिटी तो स्पीड भी 10 ही है, डजेंट मैटर। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है किसी भी मोमेंट पर, ठीक है। तो आपको ये कभी नहीं करना है कि आप जो है यहाँ पर पॉजिटिव ले लिए, ठीक है। अगर पॉजिटिव ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो गया ना वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, यानी कि आपकी स्पीड भी चेंज हो गई, तो सही स्पीड आया ही नहीं, चमक रहा है। तो आपको यही करना है, यहां पर आपने कभी भी स्पीड कैलकुलेट नहीं करनी है एरिया अंडर द कर्व से, हमेशा वेलोसिटी कैलकुलेट करें आप, जिस भी पॉइंट पर जिस भी टाइम पर निकालनी है, जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पर निकालनी है वेलोसिटी निकाल लें, उसी का मैग्नीट्यूड आपका स्पीड हो जाएगा, दैट्स इट। इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लो, नोट करके लिख लो, स्टार बना के लिख लो, कहीं भी लिखना है, कैसे भी लिखना है लिख लो, लेकिन ये गलती कभी मत करना, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत बारीक बारीक बातें यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल टॉपिक है, हलवा टॉपिक है, लेकिन इसी में ही मिस्टेक होती है, यहीं फंस जाते हैं, ठीक है। और ये चीजें फिर कभी भी क्लियर नहीं होती, पूरा साल हमारा ऐसे ही गुजर जाता है और हम इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से, सिली मिस्टेक्स की वजह से बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं वो निपटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है पूरा प्रॉपर बना करके, और इसमें हमसे सपोज पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कितना कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा हर एक पॉइंट पर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं क्या करता हूं यहाँ पर अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर लेता हूं। तो ये पहले जो ये मुझे ये यहाँ से यहाँ तक का नजर आ रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ एरिया 1, ठीक है। मैं यहाँ पर मार्क भी करता चलता हूँ अलग अलग एरियाज को, ताकि आपको कोई मिस्टेक कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर ये वाला A1 इसको मैं बोल देता हूँ, ठीक है। ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, और ये A5 हो गया, ठीक है। अब किसको A1, किसको A2, किसको A3, किसको A4, किसको A5 बोला मैंने? ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, ये दूसरे पेन से मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, सी दिस वन, ये वाला ट्राइंगल A1, फिर ये वाला दूसरा जो है ये A2, ये वाला ट्राइंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस A3, ये वाला ट्राइंगल A4, ठीक है, और ये वाला A5। चमकता है सभी को, ठीक है। अब क्या करें, अब पहले हम सारे एरियाज कैलकुलेट कर लेते हैं। A1 ट्राइंगल है, 1/2 इंटू बेस कितना हो गया 0 to 3 3 इंटू हाइट कितना हो गया 15, ठीक है। तो ये A1 15 3 45 45 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर हमको करना है, तो 22.5, ठीक है। यहाँ पर मीटर पर सेकंड में ये है, सेकंड में यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा एरिया, यहाँ पर एरिया ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये A1 हो गया। A2 की बात करें तो A2 देखें फिर से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस देखें, बेस कितना है, ये वाला बेस है 6 to 3, ठीक है, या 3 to 6, तो 6 माइनस 3 कितना बना 3, तो 3 इंटू 15, तो 15 3 45, 45/2, अगेन इट इज नथिंग बट 22.5, ओके। A2 आ गया। फिर यहाँ पर बात कर लें A3 की, ठीक है। A3 देखें 1/2 इंटू बेस 8 माइनस 6 2 इंटू हाइट 10, तो ये कितना आ जा रहा है 10 आ जा रहा है। अब ये ध्यान रखना है कि ये बिलो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, आप चाहें तो इसे यहीं पर नेगेटिव में लिख लें या आप पॉजिटिव में लिख लें, जब कैलकुलेशन करें तब नेगेटिव कर लें, इट्स अप टू यू, ओके। फिर यहाँ पर मैं A4 की बात करता हूँ, एरिया 4 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 10 माइनस 8, ये इसका लेंथ कितना है 2, ठीक है, तो ये 2 इंटू हाइट कितना है यहाँ पर ये 10, तो ये अगेन 10 आ गया।
और A5 की मैं बात कर लूँ तो A5 जो है बिल्कुल यहाँ से ये 10 है और ये 12 हो गया, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, सिमेट्रिकल है, तो ये भी 1/2 इंटू 12 माइनस 10 2 इंटू हाइट 10, तो ये भी 10 में आ गया, ठीक हो गया। अब ये सारा हमने जो है यहाँ पर एरियाज निकाल लिए। अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक चार्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ, ठीक है, एक चार्ट हम बना लेते हैं यहाँ से, ये चार्ट हमने बना लिया, ठीक है, चार्ट हम बना लेते हैं, ठीक, चार्ट किस किस का बना लेते हैं, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, और यहाँ मैं बात कर लेता हूँ किसकी, डिस्टेंस की, ठीक है, और ये अलग अलग टाइम के लिए है, ठीक है, अलग अलग टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए, क्या क्या टाइम है यहाँ पर, 0 3 6 8 10 12, 0 3 6 10, ये 0 3 6 8 10 12, 8 10 12, ठीक। अच्छा, अब t इजिकल टू 3 तक देखें तो t इजिकल टू 3 तक जो है क्या होगा, A1 आ जाएगा, ठीक है, A1 का वैल्यू कितना 22.5 मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ओके। फिर यहाँ पर देखें 6 तक A1 प्लस A2 आ जाएगा, ठीक है, 6 तक में कौन सा एरिया कवर हो गया, A1 A2 दोनों कवर हो गया, कितना हो गया 22.5 कितना हो गया टोटल 45, ये 45 मीटर, ठीक है। अब 8 की बात करें तो 8 तक में क्या आ गया, A1 भी आ गया, A2 भी आ गया और A3 भी आ गया, लेकिन A3 बिलो द बेल्ट है, ठीक है, तो A1 प्लस A2 माइनस A3, तो A1 प्लस A2 45 ऑलरेडी हो चुका था और A3 कितना था 10, तो 45 माइनस 10, तो कितना बच गया बेटे यहाँ पर 35 मीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लें t इजिकल टू 10 तक की, तो A1 A2 A3 A4 ये सारा एरिया आ जाएगा, तो यहाँ पर A1 प्लस A2 माइनस A3 क्योंकि ये तो बिलो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, प्लस A4 क्योंकि ये अबव हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, तो ये तीनों तक का कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुका है 35, और A4 का वैल्यू कितना था, A4 का था 10, तो 35 प्लस 10, तो ये अगेन क्या हो गया 45 मीटर। अब t इजिकल टू 12 तक की मैं बात कर लेता हूँ, तो 12 तक में क्या हो गया, ये सारा तो आ ही जाएगा और ये A5 और आ जाएगा, तो ये A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A4 प्लस A5, ठीक है, तो A4 तक का कैलकुलेशन कितना था 45 और प्लस 10, तो ये कितना हो गया 55 मीटर्स, तो ये हो गया 55 मीटर्स। अब डिस्टेंस की बात कर लें, तो डिस्टेंस में जैसा मैंने कहा कि डिस्टेंस में आप बताइए कि कब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, जब तक कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर एरिया है, यानी कि जब तक कि वेलोसिटी चेंज नहीं होती, और वेलोसिटी कहां चेंज होगी पॉइंट बी पर, तो यानी कि t इजिकल टू 6 तक तो दोनों सेम ही चलेगा, तो यहां पर ये 22.5 ही रहेगा, ठीक हो गया, यहां पर 6 तक ये 45 हो गया था, 45 ही रहेगा। अब इसके बाद आएगा परिवर्तन, तो यहां पर क्या है, अब डिस्टेंस के लिए क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 तीनों ऐड होगा यहां पर, तो ये A1 प्लस A2 प्लस A3, और यहां हमने क्या किया था A1 प्लस A2 माइनस A3, क्योंकि A3 जो था हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे था, तो ये 45 माइनस 10 किया था, यहाँ 45 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये 55 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ सब ऐड होगा, तो यहाँ पर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, तो 55 प्लस 10 ये 65 हो गया, क्योंकि इसके बाद तो सब 10 10 था ना, ये भी 10 था, ये भी 10 था, और A5 ये भी 10 था, ठीक है। और यहाँ पर फिर से सब ऐड हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, तो ये कितना आ गया 65 प्लस 10 75 मीटर, तो ये हो गया। तो यहाँ मैंने डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया, डिस्टेंस भी देख लिया, सारी चीजें देख ली, कोई प्रॉब्लम नो इशू, ठीक है, चमक गया अच्छे से, ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई स्लोप भी बताओ यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन भी बताओ, ठीक है, एक्सेलरेशन भी पूछा जा सकता है कि नहीं, तो यहाँ पर हम वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं क्या कर देता हूँ, एक और यहाँ पर आपके लिए चार्ट बना देता हूँ पूरा, ठीक है, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन हमने निकालना है, एक्सेलरेशन कैसे आएगा, एक्सेलरेशन आएगा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ठीक है, ये हमने सीखा अभी। अब यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, अब स्ट्रेट लाइंस यहाँ पर नजर आ रही, लेकिन अलग अलग स्ट्रेट लाइन से, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है कांस्टेंट, यानी जहां पर स्ट्रेट लाइन है वहां पर
सेम ही रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। देखें ये स्ट्रेट लाइन है ओ से ए तक, तो सेम रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि यहां से यहां तक जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब कांस्टेंट कैसे होगा, देखिए यहां पर कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, ये वाला ट्राइंगल उठा लो, ये वाला, ठीक है, ये वाला थीटा हो गया, तो टेन थीटा क्या दे देगा आपको, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ये वाला है 15 और बेस कितना है 3, तो 15/3 यानी कि कितना आ गया 5, और स्लोप तो पॉजिटिव है ही सही। ठीक है, तो अगर थीटा जो है आपका लेस देन 90 है, यानी कि आपका टेन थीटा जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो यानी कि आपका स्लोप जो है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और स्लोप भी पॉजिटिव होगा, यानी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। और अगर ये लेस देन 90 से ज्यादा हो गया, यानी कि 90 से ज्यादा हो गया, थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया, बिटवीन 90 180 हो गया, तो टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, तो यानी कि यहां से यहां तक का स्लोप कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव होगा, और यहां से ए से सी तक का आप देख सकते हैं एक ही स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ का स्लोप कैसा होगा, यहाँ का स्लोप कांस्टेंट होगा लेकिन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो मैं पहले बात कर लेता हूँ t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 3 तक की। ठीक है, ये और टेन थीटा कितना हो गया, यहाँ से 5 हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 5 हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद t इज इक्वल टू 3 से t इज इक्वल टू, अब कहाँ तक की बात कर लें, 3 से आप आ जाएं सीधा का सीधा कहाँ तक, 8 तक, क्योंकि t इज इक्वल टू 3 से t इज इक्वल टू 8 तक क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये t इज इक्वल टू 8 तक मैं आ जाता हूँ। ठीक, अच्छा अब यहाँ का स्लोप कैसे कैलकुलेट होगा ये भी देखें। अब क्या करें, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को आप ले लें यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली ले लेता हूँ मैं, ये वाला ट्राइंगल उठा लूँ, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये 10, ये अल्फा में बोल देता हूँ, तो ये 10 अल्फा अगर मैं देखूँ तो परपेंडिकुलर कितना है 15 बाय बेस, बेस कितना है 6 माइनस 3, तो ये भी 3, ये 5। ठीक है, लेकिन चूंकि यहां पर आप देखें कि ये कैसा है, नेगेटिव है। देखिए कभी भी ये जो थीटा चेक करते हैं ना, थीटा यहां से चेक करते हैं, आपको एंटी क्लॉकवाइज चेक करना है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है साफ साफ कि ये जो भी एंगल होगा ये ग्रेटर देन 90 तो होने ही वाला है, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, वो दिख भी रहा है, ऐसा तो पॉजिटिव, ऐसा तो नेगेटिव, ये हमको चमकता है, इतनी सी मैथमेटिक्स और स्लोप वगैरह का आइडिया आपको होना चाहिए। तो ये नेगेटिव होगा, कैलकुलेट इधर से कर लें आप, छोटे वाले एंगल से जहां ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, लेकिन साइन जो देखना है कि नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा वो इधर से देखना है। ठीक हो गया, तो यहां पर कितना आ गया 5 आ गया, लेकिन -5 आएगा, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब t इज इक्वल टू 8 से आगे की बात करूं मैं, तो t इज इक्वल टू 8 से लगा करके 10 तक, फिर से देखें कि ये पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि ये थीटा जो है ये वाला एंगल लेस देन 90 है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये 8 से 10 तक कांस्टेंट है, तो t इज इक्वल टू 8 टू t इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना होगा, ये देखिए परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर 10 और बेस कितना है 10 माइनस 8 2, तो ये 10/2, तो ये हो गया 10/2, तो ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया अगेन। अब t इज इक्वल टू 10 से t इज इक्वल टू 12 तक की बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, ये वाला एंगल देखा जाएगा, और ये ग्रेटर देन 90 है, तो ये स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर सेम है और बेस भी सेम है, 12 माइनस 10 2, तो ये इस बार कितना आएगा -10/2, इट मीन्स -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी आ गया। ठीक है, तो यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। चलिए, चमकना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, स्लोप, इन्हीं के बेसिस पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब यहां पर मैं जो है ये एक और मैंने ले लिया क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मैंने ले लिया। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मेरे पास है यहाँ पर, और मुझसे पूछा जाए कि वेलोसिटी बताओ। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एरियाज कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये एरिया 1 कितना हो गया, रेक्टेंगल है सिंपल, तो ये बेस कितना है 2, और ये कितना है यहाँ पर इसका दूसरा साइड 2, तो ये 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, सेकंड वाला एरिया देखिए यहाँ पर, ये 4 और 6, तो ये कितना हो गया, यहाँ से ये 2 है, और ये कितना है -2, तो ये भी 2 इंटू 2, ये भी 4। मैंने साइन नहीं लगाया, मैंने कहा साइन में आगे जब सॉल्व करूंगा तो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। अब सपोज यहाँ पर गिवन है दैट v इज इक्वल टू v नॉट,
इजिकल टू कितना दे दिया सपोज कि, यानी कि t इजिकल टू 0 पर वेलोसिटी आपको दे दिया सपोज 2 मीटर पर सेकंड, ये दे दिया, ठीक है। अब आपसे t इजिकल टू 2 पर वेलोसिटी पूछा है, तो क्या करेंगे, v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस v नॉट, यहां से यहां तक का चेंज, तो यहां से यहां तक का एरिया, तो ये कितना आएगा a1, ठीक है। तो v2 माइनस v नॉट कितना था 2, a1 कितना था 4, तो यहां से v2 कितना आ गया 2 + 4 6 मीटर पर सेकंड। अब मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो यहां से यहां तक देखें आप कि कोई एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 0 है, 2 से 4 तक एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, यानी कोई एरिया आया ही नहीं है। तो v2 इजिकल टू v3 इजिकल टू v4 सेम ही होगा सब, 6 मीटर पर सेकंड। अब मैं यहां से बात कर लेता हूं 6 माइनस 4, यहां से यहां तक का, ठीक है, यहां से यहां तक का चेंज मैं देख रहा हूं, तो फिर एरिया अंडर द कर्व भी यहां से यहां तक का लेना पड़ेगा, यानी माइनस a2 मुझे लेना पड़ेगा। तो v6 इजिकल टू माइनस a2 कितना है -4, और इधर से आ जाएगा प्लस v4 जो कि कितना है 6, तो v6 कितना आ जाएगा यहां से मेरे पास में, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो 6 पर भी वेलोसिटी आ गया, तो सिंपल एरिया अंडर द कर्व निकाल लिए, दैट्स इट। चमकता है, ओके। आगे चले, अब यहां से ये तो कैलकुलेशन मैंने आपको करके बता ही दिया। अब मैं कुछ ग्राफ्स की, बेसिक ग्राफ्स की यहां पर बात कर लेता हूं आपके साथ में। तो पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात करता हूं। अलग अलग तरीके के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहां पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली इट्स आगे जो भी प्रोसेस होगा उससे मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि किस तरह से हम किसी भी ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें जो एग्जांपल्स मैं लूंगा बहुत बेसिक लूंगा, जो कि स्टैंडर्ड ग्राफ्स हमारे को देखने को मिलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के, सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। ग्राफ अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बनाए जा सकते हैं, इस तरह के भी बनाए जा सकते हैं जिनका ज्योमेट्रिकल इक्वेशन ही डिफाइन नहीं कर पाए हम मैथमेटिकली, चाहे हम कितना भी अच्छा ज्योमेट्री पढ़ लें, ठीक है। लेकिन यहाँ हम मैथ्स नहीं सीख रहे हैं, यहाँ हम सीख रहे हैं फिजिक्स, किस तरह से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट यूज करने, उसी बेसिस पर बस मैं एग्जांपल लूंगा। तो सपोज यहाँ पर मैंने एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल लिया, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, इस तरह का है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इंफॉर्मेशन निकालनी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर स्लोप देखेंगे आप, तो स्लोप कैसा है, ये एंगल देखें, ये क्या है <90 है, ये <90 है, यानी कि स्लोप कैसा है, स्लोप पॉजिटिव है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी भी यहाँ पर कैसी होगी, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। तो ये चीज यहाँ से पता चल रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब स्लोप ही वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी भी कैसी है, कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, तो उसका रेट ऑफ चेंज भी क्या होगा, 0 होगा, दैट्स इट। तो ये चीज यहां से क्लियर हो जाती है। एक और एग्जांपल उठाते हैं, ये ले लेता हूं, इस तरह का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये, ठीक है। अब चूंकि यहां पर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कैसा है, स्लोप है कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी, वेलोसिटी भी कांस्टेंट। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है यहां पर, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया। ये थीटा देखें आप, थीटा ग्रेटर देन 90, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है यानी कि स्लोप यहां पर कैसा होगा, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी यहां पर कैसी होगी, वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी भी आप नेगेटिव है, ठीक है। और देख सकते हैं वेलोसिटी नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर रहा होगा, कोई s0 डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, रेफरेंस से किसी सर्टेन दूरी पर रहा होगा, लेकिन चूंकि इसका वेलोसिटी नेगेटिव है इसलिए ये इसको वापस रिटर्न में ले गया और डिस्प्लेसमेंट कहां ले आया, 0। सपोज ये रेफरेंस है, ये s = 0 है, ठीक है, और ये यहाँ पर पार्टिकल था s = s0 पर, ठीक है। और इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन, और वेलोसिटी इसका नेगेटिव है यानी इधर वेलोसिटी, तो इसकी वजह से, और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है तो ये वापस यहाँ ले आएगा और ये कितना हो जाए, डिस्प्लेसमेंट 0 आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ आपके लिए, ये वाला इस तरह का है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और ये कर्व है, और ये कर्व जो है ये पैराबोला है। अच्छा, पैराबोला वाली क्या सिचुएशन है ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको जानना। आप ध्यान रखें कि पैराबोला की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। सपोज मेरे पास है y = अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस लैम्डा, ये इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। और ये सपोज पैराबोला की ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने ली हुई है।
अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें, स्पेशली मेडिकल वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि आप आगे भी नहीं पढ़ने वाले, तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लें। एक्स स्क्वायर जो है यानी सेकंड ऑर्डर जो है इसका, यहाँ वेरिएबल क्या है एक्स, उसका सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है, तो अगर अगर तो ये अल्फा अगर तो ये अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो आपका पैराबोला बनेगा अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, और अगर ये अल्फा है लेस देन 0 यानी नेगेटिव तो पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। इसको अच्छे से बिठा लें कि एक तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर आपको नजर आ गया तो पैराबोला बनने वाला डेफिनेटली। उसके बाद जो स्क्वायर वाला टर्म का कोफिशिएंट है वो देखें, अगर वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, अदरवाइज डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। इसको किस बेसिस पर हम बोल रहे हैं, देखिए जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है, उसमें अगर हम देखें एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये टी स्क्वायर, यहाँ पर वेरिएबल एक्स था, यहाँ वेरिएबल टी हो गया, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है ए, और यहाँ था अल्फा, तो अगर ए यानी एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो एक चीज ध्यान रखें कि अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो आपका क्या बनेगा, एस टी ग्राफ ये बनेगा पैराबोला, और इसमें भी एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। दिमाग में बिठा लीजिए, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पैराबोला है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पैराबोला बनेगा, एस टी ग्राफ, पक्की बात। अब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला, दैट्स इट। तो इस वाले ग्राफ की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर जो ग्राफ नजर आ रहा है इसी को ले लेता हूं मैं फिर से, ये इस तरह का कुछ है, ये एस टी, ठीक है। अब एस टी ग्राफ ये क्या है, पैराबोला है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, पैराबोला है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, और ये पैराबोला कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज चमकनी चाहिए यहां से आपको, ठीक। अब यहां पर देखें आप, इसका स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब यहां पर स्लोप देखें, इसका स्लोप देखें किस तरह से देखा जाता है, स्लोप टेंजेंट बनाए, टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पर, ये स्लोप, ठीक है, फिर ये स्लोप, फिर ये स्लोप, तो आप देखेंगे कि इसका स्लोप जो है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। स्लोप इसका बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर क्यों बढ़ता जा रहा है, ये चीज ध्यान रखने वाली है, ठीक है। देखिए वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी की डायरेक्शन पर। इनिशियली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है, यहाँ पर तो देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली हो गया स्लोप जो बनेगा, ठीक है, यानी कि इनिशियली वेलोसिटी 0 है, तो जैसा एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी वैसा ही होगा। तो यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर स्लोप देख सकते हैं आप, लगातार स्लोप जो है यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप बढ़ रहा है लेकिन पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा था उसी डायरेक्शन में पुश मिल रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड क्या होती है, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, रिमेंबर दैट, स्पीड क्या होती है, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी यानी कि स्पीड इंक्रीज होगी तो यहां पर स्पीड इंक्रीज होगी लगातार, ठीक है, स्पीड इंक्रीज होगी और देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक हो गई। तो यहां से हमें एक्सेलरेशन के बारे में पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ तो है ही सही, और वेलोसिटी के बारे में तो पता चल ही रहा है, ठीक है। अगर अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है मेरा, इसको थोड़ा सा मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है मेरा, ये मैंने किस तरह का बना दिया, इसको मैं बना देता हूं कुछ इस तरीके का, ऐसा, ये भी पैराबोला है, अभी पैराबोला है, पैराबोला है तो एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट, लेकिन ये पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड है, तो ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब आप इसका स्लोप देखें, ठीक है, इसका स्लोप दिखाता हूं आपको यहां से, तो इसका स्लोप देखें, स्टार्टिंग में स्लोप ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, टेंजेंट बना के दिखा रहा हूं स्लोप, तो स्लोप लगातार क्या होते जा रहा है, स्लोप लगातार यहाँ पर रिड्यूस होते जा रहा है। स्लोप रिड्यूस क्यों होते जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप क्या बनाता है, वेलोसिटी, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। लेकिन आप देखें कि स्लोप पॉजिटिव है, यहां से क्या चीज नजर आ रही है, स्लोप पॉजिटिव है, रिड्यूस तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है। अच्छा, अब इसको समझाता हूं मैं आपको, स्लोप पॉजिटिव है यानी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। अब देखें आप,
वेलोसिटी तो मेरी है पॉजिटिव, राइट की तरफ पॉजिटिव मान लिया, और एक्सेलरेशन कैसा है नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव। अब वेलोसिटी इधर है लेकिन पुश पीछे की तरफ मिल रहा है, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन पीछे की तरफ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड लगातार क्या हो जाएगी, कम होती रहेगी, स्पीड इसकी डिक्रीज होगी, क्योंकि इधर जाना चाह रहा है लेकिन पीछे की तरफ फोर्स है, तो धीरे धीरे स्पीड कम होगी, ठीक है, और एक टाइम पे स्पीड जीरो हो जाएगी। तो यहां पर देखें ना, यहां पर क्या हो गया, बिल्कुल टेंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल आ गया, यानी स्लोप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल, यानी जीरो, यानी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, स्पीड जीरो हो गया। तो इसका स्लोप देखें आप, स्लोप लगातार कम क्यों हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, क्योंकि इसका स्लोप आपको क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, इसलिए स्लोप का भी मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैं ये ले लेता हूं एक और, ठीक है, आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है, तो ताकि सारी चीज समझ आ जाएगी। ये एक पूरा का पूरा मैंने ले लिया, ठीक है, ये इसका पीक पहुंच गया यहाँ पर, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये टी नॉट जी, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, ये पूरा का पूरा पैराबोला है, पैराबोला है, पैराबोला है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा ही, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक हो गई बात, क्योंकि पैराबोला है, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अच्छा, डाउनवर्ड पैराबोला है ये, ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ये चीज भी क्लियर हो जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ T0 टू T1 की, इस एरिया की बात कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। यहां से देखें आप, इसका स्लोप कैसा है, स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन है तो पॉजिटिव, तो स्लोप यहां से यहां तक क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी क्या है, पॉजिटिव है। अब वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसका क्या मतलब हो गया, इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि वेलोसिटी इधर है, स्लोप इधर है, यानी सॉरी वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, यानी कि स्पीड जो होगी, स्पीड धीरे धीरे कम होगी, यानी स्लोप लगातार घटेगा, और आप देखें स्लोप लगातार घट रहा है, और यहां पर तो जीरो ही हो गया, ठीक है। और इसी तरह से अगर T1 टू T2 की मैं बात करूं, T1 टू T2, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है ही सही, ठीक है, लेकिन यहां पर स्लोप आप देखेंगे तो स्लोप कैसा है, स्लोप भी नेगेटिव, आप देखेंगे स्लोप नीचे की तरफ है, ठीक है, ऐसा, ये स्लोप नेगेटिव है कि नहीं है, T1 से T2 तक, तो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, तो यानी कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों नेगेटिव है, यानी कि अगर आपका इधर की तरफ नेगेटिव है तो वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, इसका मतलब क्या होगा कि जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी रहेगी तो नेगेटिव, लेकिन स्पीड क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि स्लोप तो नेगेटिव होता जा रहा है, लेकिन नेगेटिव में भी बढ़ता जा रहा है, यहां पॉजिटिव था लेकिन पॉजिटिव में घटता जा रहा था, जीरो हो गया था यहां जाकर के, क्योंकि वेलोसिटी इधर था, एक्सेलरेशन इधर था। अब बाद में क्या हो गया कि धीरे धीरे वेलोसिटी घट करके जीरो हो गई, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आ गई, अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, जिस डायरेक्शन में स्पीड है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, तो स्पीड को बढ़ाते जा रहा है। तो स्लोप नेगेटिव तो है, यानी वेलोसिटी नेगेटिव तो है, लेकिन स्लोप बढ़ते जा रहा है क्योंकि स्पीड बढ़ते जा रही है। आई होप यहां से ये चीज क्लियर हो गई होगी, कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल में, एक एक चीज पर जाकर के मैंने समझाने की कोशिश करी है बच्चों, ये आप सारी चीज समझ लेंगे, दोबारा देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, ठीक है, आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, दोबारा कोई वीडियो ले आएंगे जिसमें इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये सफिशियंट हो जाएगा अगर ये आपने समझ लिया, तो मोशन के ग्राफ के क्वेश्चनों में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बहुत क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली मैं डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको अच्छे से चमके, अच्छे से डिटेल में समझ में आए, पूरी मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आई होप आपको ये यहां तक समझ आया होगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखें, अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मैं बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक चीज आपको ध्यान रखनी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या पता चला, डिस्प्लेसमेंट का तो पता चल ही रहा है क्योंकि उसी का ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद वहां से वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली, स्लोप देख करके, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बढ़ रहा है, घट रहा है, सब पता चल रहा है। फिर एक्सेलरेशन की भी इंफॉर्मेशन निकल गई, ठीक है, अगर कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी वेलोसिटी वहां पर जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर पैराबोला है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर अपवर्ड पैराबोला है तो पॉजिटिव है, और डाउनवर्ड पैराबोला है तो नेगेटिव है। इसके अलावा और शेप के ग्राफ की डिस्कशन नहीं करनी, जैसा मैंने बताया कि किसी भी शेप का बना सकते हैं ग्राफ, तो बनाने में किसने मना किया है, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं इन्हीं पर बेस्ड आते हैं, पैराबोला तक रहते हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या पढ़ते हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब कब एप्लीकेबल होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो पैराबोला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वही मैंने बताया, ठीक है। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा भी बना सकते हैं, जैसे मैं एक रैंडम एग्जांपल लेता हूं, जैसे ऐसा है, ये वी नॉट है, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सीधा पता चल गया कि एक्सेलरेशन क्या है,
0 है। क्या डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं आप यहाँ से? डायरेक्टली नहीं बता सकते। हम इसमें अब आगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बता सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कहाँ था वो नहीं बता सकते, क्योंकि इसका एरिया अंडर द कर्व से हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। तो यही इंफॉर्मेशन यहाँ से पता चली। अगर ऐसा हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये, तो यहां से ये थीटा देख सकते हैं आप, लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। स्लोप क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, आगे कितना होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वो मैं बता सकता हूं इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल करके, लेकिन स्टार्टिंग में कितना था वो यहां से कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता लगाई जा सकती। तो कहने का मतलब ये वही स्ट्रेट लाइन के ग्राफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक जो v इजिकल टू यू प्लस ए टी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले ही हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं मेनली चीजें, जैसे लास्ट डिस्प्लेसमेंट और टाइम में भी यही है, तो ज्यादा इसके एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करें तो उससे हम सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलती है डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों की। लेकिन यहाँ से मोस्टली हमें सिर्फ वेलोसिटी, चूंकि वेलोसिटी टाइम का तो ग्राफ है ही सी, और एक्सेलरेशन, ये दो इंफॉर्मेशन मिल पाती है। इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करूं तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप कैसा भी ले सकते हैं। ये एक्सेलरेशन, ये ए नॉट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। क्या इससे और कुछ पता लग रहा है? नहीं लग रहा। स्पीड बढ़ेगी या घटेगी बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन ही नहीं पता। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन पता हो तो मैं बता सकता हूँ, मुझे एक्सेलरेशन का तो पता है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो नहीं पता, तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि ये बढ़ेगा या घटेगा स्पीड। डिस्प्लेसमेंट का बता सकता हूँ, जब वेलोसिटी नहीं बता पा रहा तो डिस्प्लेसमेंट कहां से बता पाऊंगा? तो एक्सेलरेशन वाले ग्राफ से सबसे कम इंफॉर्मेशन मिलती है, कहने का मतलब ये है। बस इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं यही बताना चाह रहा था। और ग्राफ असल में क्या होते हैं आप बिल्कुल बेसिक तरीके से फिर से समझिए। ग्राफ क्या है? यहाँ एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है, यानी कि रिलेशन बता रहा है मुझे एक्सेलरेशन और टाइम में। भाई ग्राफ कैसे बनते हैं? जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, तो मुझे यहां पर पता चल रहा है कि वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी कि क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यानी कि ये इक्वेशन मुझे क्या दे रही है? ये इक्वेशन दे रही है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, और किसी भी इक्वेशन का ही ग्राफ बनता है, यानी कि ग्राफ क्या बता रहे हैं? ग्राफ भी रिलेशन बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल मतलब बेसिक चीजें हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है कि ग्राफ क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं क्वांटिटीज के बीच में। किसी भी क्वांटिटीज के बीच में इक्वेशन है तो उसका ग्राफ बन सकता है, और ग्राफ बन सकता है यानी रिलेशन है, और इक्वेशन भी क्या बताती है? रिलेशन। ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक हो गया। अब यहां पर ये एग्जाम्पल जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इसको फिर से उठा लेते हैं। इसको उठाने का क्या मकसद है? मैं ये चाहता हूं अगर आपसे कहा जाए कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया, अब आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ, आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो कैसे बनाएंगे? ये सारे ग्राफ बनाने हैं आपको, कैसे बनाएंगे? बना सकते हैं, नॉट अ बिग डील। कैसे बनाएंगे चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे बनाएंगे। हम हम वापस से आ गए हैं जहां पर हमने एक क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था। मैंने यही एग्जांपल इसलिए लिया ताकि सॉल्व करने के लिए वापस से टाइम इन्वेस्ट ना हो हमारा, मैं आपको डायरेक्टली इसी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकूं। तो ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ क्या होता है? जैसा मैंने बताया कि या तो आपके पास इक्वेशन हो, ठीक है, इक्वेशन हो यानी कि रिलेशन हो डायरेक्ट। अगर इक्वेशन नहीं है तो क्या हो? तो हमारे पास हो कोऑर्डिनेट्स। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। सपोज मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, तो मेरे पास हर एक टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका था एरिया अंडर द कर्व से। ये रहे टाइम कोऑर्डिनेट्स और ये रहे डिस्प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेट्स, तो है मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल। डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट्स भी अवेलेबल है मेरे पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं कोऑर्डिनेट्स मार्क कर देता हूँ, 3 6 8 12, 8 10 12। तो ये पहले मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब किन किन टाइम के बीच में? 3 6 8 10 12। तो ये t इजिकल टू 3 6 8 10 12। क्या क्या वैल्यूज हैं? 22.5 45 35 45 55।
तो यहाँ से लेता हूँ मैं 22.5, 35, 45, 55, 65। ठीक है, 3 पर कितना था? 22.5। 3 पर था 22.5। 6 पर कितना पहुंच गया था? 6 पर आ गए थे हम 45 पे। तो 6 पर आ गए थे हम 45 पे। ये मैं क्या कर रहा हूँ अभी? कोऑर्डिनेट्स मार्क कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, फिर 8 पर 35 पे, फिर 45, 55। 8 पर हम आ गए थे 35 पे, 35 पे, फिर यहाँ पर 10 पर 55, अगेन 12 पर वी आर बैक टू 45। ये हो गया। ठीक है, अब मेरे सारे कोऑर्डिनेट मार्क हो गए। अब क्या करना है? इनको मैच मिलाना होता है, कोऑर्डिनेट्स को मिलाना होता है। यहाँ पे क्या कर रहा है? अब हम क्या चाहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो मीट कर दें। यहाँ ये कोऑर्डिनेट्स हमने ले ली, अब ये कोऑर्डिनेट्स हमको मीट करवाना। अब ये कोऑर्डिनेट्स मीट कैसे करवाएं? मैं चाहूँ तो यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन बना के मीट कर दूँ, या किसी कर्व से मीट कराऊँ, कैसे कराऊँ? तो इसका कैसे पता चलेगा? तो अभी इतनी देर हमने क्या सीखा था? हमने यही सब तो सीखा है कि किस तरह से कब किस कोऑर्डिनेट को किस तरह से ज्वाइन करना है। कभी स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ, कभी पैराबोला होगा, कभी अपवर्ड होगा, कभी डाउनवर्ड पैराबोला, क्या होगा, ये सब हमको देखना है। ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्सेलरेशन से। ठीक है, हम देखें यहाँ पर पहले 0 से 3 तक की बात करें, तो 0 से 3 तक जो है स्ट्रेट लाइन है। कौन सा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, यानी एक्सेलरेशन भी मेरा पॉजिटिव। पॉजिटिव और कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट हो गया मतलब पैराबोला, और पॉजिटिव है यानी अपवर्ड पैराबोला। तो 0 से 3 तक अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, कांस्टेंट है पैराबोला और पॉजिटिव है, इसलिए अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो जाती है। तो ये अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये अपवर्ड पैराबोला करके है, ये अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब चलें 3 to 6। 3 to 6, तो 3 to 6 देखें, और 3 to 6 क्या देखें? 3 to 8 तक देखें। पूरा का पूरा एक ही एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है और नेगेटिव है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी हम निकाले थे ना। तो 3 to 8 एक्सेलरेशन क्या है? -5 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन पैराबोला, और नेगेटिव यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला। कहां से? 3 से 8 तक। तो सीधा फिर 3 to 8 हमने चलना है। तो ये 3 से गए और 8 तक, और डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये 3 से 8 तक डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा आपका, ये ऐसा। ये डाउनवर्ड पैराबोला 3 to 8 तक, ऐसा। ठीक है, क्योंकि 8 पर कितना था? 35। ठीक हो गया। अब 3 to 8 तक हो गया। अब 8 to 10 कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, 8 to 10, और 10 to 12 कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेकिन नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो 8 to 10 अपवर्ड और 10 to 12 डाउनवर्ड। तो 8 to 10 अपवर्ड पैराबोला, ये दिस इज अपवर्ड पैराबोला, और 10 to 12 डाउनवर्ड पैराबोला। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये डाउनवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, और ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। तो यहाँ सारे ही पैराबोलास बने। क्यों? क्योंकि एक भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल जो है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं था, यानी वेलोसिटी कहीं भी कांस्टेंट नहीं थी। कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, यानी एक्सेलरेशन तो है। एक्सेलरेशन 0 होता तो स्ट्रेट लाइन से फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो a 0 हो गया तो सीधा u इंटू टी, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। अब दूसरा यहाँ पर क्या बनाना था हमें? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो बना लिया। डिस्टेंस टाइम, अब यहाँ पर देखें आप, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक सेम है? जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं हो जाता, यानी 6 तक सेम है। उसके बाद क्या हुआ है? चेंज हुआ है। तो उसके बाद चेंजेस क्या क्या हुए हैं वो देखने। देखिए यहाँ पर देखिए कि 6 तक सेम है। इसके बाद क्या हुआ है? डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा था। तो हमें क्या करना है कि डिस्टेंस को कम नहीं होने देना है। तो फिर से क्या करेंगे हम, एक बार और ये मैं ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, ये यहाँ पर ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस ले लिया इस बार,
ठीक है, डिस्टेंस ले लिया तो ये हमारा हो गया 3 3 6 8 10 12 3 6 8 10 12 22.5 हो गया, ये यहाँ पर हमारा 35 हो गया, 45 हो गया, 55 एंड 65। अभी डिस्टेंस पे जाए तो डिस्टेंस कितना हो गया 22.5 45 55 65 22.5 फिर 45 फिर 55 55 65 एंड 75, यहाँ पर 65 और यहाँ फर्दर एक और ऊपर ले लेंगे तो ये 75। अब यहाँ पर भी रिलेशन वही रहेगा जैसा डिस्प्लेसमेंट के साथ था, ठीक है। तो ये क्या बना था अपवर्ड पैराबोला फिर डाउनवर्ड पैराबोला, तो वैसे ही बनाना है बिल्कुल, ठीक है। पैराबोलाज उसी तरीके के बनेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन वही है, ठीक है। तो ये अपवर्ड पैराबोला से ज्वाइन किया, फिर ये डाउनवर्ड पैराबोला से ज्वाइन करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। डाउनवर्ड पैराबोला से ज्वाइन करना था, कहाँ से कहाँ तक 3 से 6 तक। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ 6 के बाद क्या हुआ, ये यहाँ पर क्या था, ये गया नेगेटिव में, ये कम हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो बढ़ा था, तो हम क्या कर देते हैं मिरर इमेज ले लेते हैं, जो नेगेटिव था उसका क्या कर देना होता है पॉजिटिव कर देना होता है, तो यहाँ से मिरर इमेज आ जाता है ऐसा, ये ऐसा गया था तो यहाँ पर अभी ऊपर को चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ से डाउनवर्ड पैराबोला और फिर ये ऊपर को चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, फिर से ये ऐसा गया था तो फिर से ऐसा ही जाना है, ये फिर से फर्दर ये गया, ठीक। उसके बाद डाउनवर्ड पैराबोला से मिलेगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला से मीट कर गया। तो क्या चेंज हुआ यहाँ पर ग्राफ में, आप ये देखिए ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, ठीक है। सिर्फ कहां पर चेंज आ जाना है, जहां से ये नेगेटिव होने लगा, जहां से ये कम होने लगा, वहां से क्या कर देना मिरर इमेज ले लेना है, ये ऐसा गया था तो ये ऐसा ले लिया, मिरर इमेज ले लेना है डिस्टेंस के लिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, ठीक है। अगर स्पीड टाइम बनाना है आपको तो जहां पे वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है वहां से क्या कर देना मिरर इमेज ले लेना, अगर इसी का स्पीड टाइम बनाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा मिरर इमेज, ठीक है। बाकी वैसे ही रहना देना है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर भी वैसे ही किया था, ठीक है। और रही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो मैं यहीं पर बनाकर दे देता हूँ आपको, ये टाइम और ये एक्सेलरेशन, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा 3 to 8 8 to 10 और 10 to 12, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या क्या मीट हो रहा है यहाँ से, तो ये देखें 0 से 3 तक क्या है 5 है, 0 से 3 तक 5 हो गया ये, ठीक है। फिर 3 to 8 -5 है, तो ये 3 to 8 ये -5 ये +5 ये -5, ठीक हो गया। फिर 8 to 10 +5 अगेन, 8 to 10 ये +5, फिर 10 to 12 -5 अगेन ये -5, ये हो गया, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अब एक्सेलरेशन टाइम से मैं वेलोसिटी टाइम भी बना सकता हूँ, इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल के वेलोसिटीज मिल जाएगी, उससे फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम बना सकता हूँ, उससे डिस्टेंस टाइम बना सकता हूँ। तो आप इनमें चेंजेस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं आराम से, डिस्टेंस टाइम का वेलोसिटी टाइम बना सकते हैं, वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम बना सकते हैं, तो इजीली एक्सचेंज किया जा सकता है और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से आप रिलेशन देख सकते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन देख सकते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट्स में किस तरह से उनके ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ से क्या क्या जानकारी हमें मिलती है, ग्राफ से क्या क्या हम पता लगा सकते हैं, किस ग्राफ से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, किससे सबसे कम मिलती है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से, किस तरह से ग्राफ बनाए जा सकते हैं और किस तरह से ग्राफ कन्वर्ट किए जा सकते हैं एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में। कोऑर्डिनेट लिख लिए, किस तरह से कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन किया जाएगा, क्या स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा, क्या पैराबोला से ज्वाइन हो गया, तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं बहुत इजीली। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं। इसी तरह के वीडियोस और भी आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर दो रहेंगी, और बेसिक्स पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, किस तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं, किस तरह से आपको अच्छे से अच्छी तरीके से हम तैयार करें ताकि आप आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।